नमस्कार, एडमी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। गोरखनाथ मंदिर में तैनात पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि सहारनपुर से हिरासत में लिया गया इमाम अब्दुल रहमान मुख्य आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी का दोस्त है। मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले के दिन अहमद मुर्तजा अब्बासी ने अब्दुल रहमान से फोन पर बात भी की थी। दरअसल अब्बासी की कॉल डिटेल के आधार पर यूपी एटीएस की टीम ने अब्दुल रहमान को सहारनपुर से हिरासत में लिया था। एटीएस की टीम उससे लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों की बात कर ली जाए तो अब्दुल रहमान और अहमद मुर्तजा अब्बासी एक ही मॉडल पर काम कर रहे हैं। रहमान सहारनपुर के फतेहपुर इलाके के मस्जिद में इमामत करता था और एक ही छोटी मोबाइल दुकान भी चलाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अहमद मुर्तजा का मामला काफी पेचीदा होता जा रहा है। एसटीएफ के मुताबिक वह आईएसआईएस से सीधे संपर्क में पहुंचने के लिए बड़े आतंकी हमलों की प्लानिंग कर रहा था और लड़कों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं अब चलिए आपको बताते हैं कि एक मामला आखिर है क्या। दरअसल गोरखनाथ मंदिर में एक शख्स ने सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। आरोपी का नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी है। उसने मंदिर में धारदार हथियार से लोगों को डराने की कोशिश की। आरोप है कि मुर्तजा ने हमले के दौरान अल्लाहू अकबर का नारा भी लगाया। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि इस मामले में आतंकी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में यूपी एटीएस ने भी जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां लगातार मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ कर रही हैं और उससे कई खुलासे भी किए गए हैं। एटीएस के दावे के मुताबिक उसका कहना है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। सीए एनआरसी भी गलत है। बस इसी गुस्से में उसने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। सीए एनआरसी का जिक्र करते हुए मुर्तजा ने कहा कि मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, कोई काम करने से पहले आदमी उसके बारे में सोचता है। मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है तो हमने सोचा कि अब कर ही दो भाई। नेपाल में भी नहीं सो पाए थे, कर्नाटक में भी मुसलमानों के साथ सही नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब तक की जांच में कई बड़े खुलासे एसटीएफ के मुताबिक अहमद मुर्तजा अब्बासी जल्द ही कनाडा शिफ्ट होने वाला था। वह कनाडा से ही आईएसआईएस के घर सीरिया भागने की फिराक में था। वह आईएसआईएस से प्रभावित था और उससे फंडिंग भी करता था। तो वहीं क्योंकि कनाडा जैसे देशों में जाने के लिए कड़े नियमों का पालन और अच्छा खासा बैंक बैलेंस होना जरूरी है, इसलिए मुर्तजा ने बैंक खाते में करीब 20 लाख रुपए जमा कर रखे थे। लेकिन ये रुपए उसे विदेशी फंडिंग के जरिए नहीं मिले थे। उसके परिवार के लोगों ने ही उसके खाते में ही रकम डाली थी। जब मुर्तजा को अपनी गिरफ्तारी का डर हुआ तो उसने मंदिर में फदायीन हमले का प्लान किया और उसने सोचा कि पकड़े जाने से बेहतर है कि किसी को मार कर। मुर्तजा आईएसआईएस से इतना प्रभावित हो चुका था कि वह सिर्फ अपनी जान देने तक नहीं बल्कि रुपए भी आतंकियों की मदद के लिए भेजता था। वह करीब 8 लाख रुपए नेपाल के बैंक खातों के जरिए आईएसआईएस को भेज चुका है और उसे ऐसा लगता था कि वह अल्लाह की राह में लगे बंदों की मदद कर रहा है। एटीएस की अलग अलग टीमें मुर्तजा समेत उसके परिवार और उसके संपर्क में रह रहे लोगों से पूछताछ कर रही हैं और उसके परिवार के लोगों ने एटीएस की पूछताछ में खुद को इस बात को स्वीकारा कि मुर्तजा कनाडा जाने वाला था। हालांकि परिवार का यह भी दावा है कि वह कनाडा जॉब के सिलसिले में जाने की तैयारी कर रहा था। देखिए, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था, वो काफ़ी सुदृढ़ है। पहली चीज़ तो ये समझ लेनी है। आपने देखा भी होगा कि जब ये हमला करने के प्रयास किया उस व्यक्ति ने, उसको कॉर्नर कर लिया गया, घेर लिया गया और वो डीप नहीं जा सका। परंतु जो वहाँ पे हमारे स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, रिस्पांस टाइम है, रिस्पांस का तरीका है, उसमें बेहतर करने का अभी भी स्कोप है। उन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोगों ने हर एक पॉइंट्स की समीक्षा की है और क्या क्या चीज़ बेहतर कर सकते हैं, अभी जो इससे हमारे लिए क्या लर्निंग्स हैं, उसको देखते हुए क्या चेंजेस करने हैं, उस पर समीक्षा की गई है और हम लोग उस तदनुसार कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे कि आपने जब कर वहाँ जाएंगे तो कुछ हम लोग मोर्चा बनवा रहे हैं, गाड़ियों के आने जाने के डायरेक्शंस अब फिक्स किए जाएंगे। फ्रिस्किंग चेकिंग में थोड़ी और तेज़ी और पहले गेट पे थोड़ी और स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक विस्तृत समीक्षा की गई है और उसको हम लोग
मौके पर इम्प्लीमेंट करेंगे। एक विस्तृत योजना पिछले वर्ष ही हम लोग ने इसकी तैयार कर ली थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कितने आदमी होने चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, स्पेशल इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वो सब बनाकर शासन में भेजा था, जिसकी स्वीकृति भी हो गई थी और उसको सुरक्षा मुख्यालय द्वारा उसका परचेज़ किया जा रहा है। वो काफ़ी हद तक वो इक्विपमेंट्स परचेज़ भी हो गए हैं और वो डिलीवरी अब शुरू हो रही है। वो हमें लगता है अगले 1 महीने के अंदर वो डिलीवरी जब हो जाएगी तो ये व्यवस्था हम और बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकेंगे और सुरक्षा और मजबूत हो सकेगी। जैसा आपने देखा कि ये जो मंदिर है हमारा, ये हिंदुओं का एक धार्मिक आस्था का एक प्रमुख केंद्र है पूरे उत्तर भारत में, और इस कारण खास करके यहाँ पे काफ़ी भीड़ प्रतिदिन आती है। तो हम पूरी सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी श्रद्धालु को कोई इनकन्वीनियंस ना हो, परंतु उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। तो ये जो ट्विन चैलेंज है, इसको मीट करना अपने आप में एक बृहद कार्य है, और उसको देखते हुए हमें ग्राउंड पे किस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस प्रकार की ब्रीफिंग होनी चाहिए, इस विशेष रूप से इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो गोरखपुर में जो घटना हुई उसमें मुख्य आरोपी अहमद मुर्तजा ने कई अहम खुलासे किए हैं जो चिंता का विषय हैं। वो सीधे आईएएस में शामिल होने की तैयारी कर रहा था और इसी सिलसिले में कनाडा जाने की तैयारी भी कर रहा था, और हालांकि 8 लाख रुपए उसने फंड भी किया है आतंकवादियों को। ये काफी अहम खुलासे हुए हैं। साथ ही सहारनपुर से जो इमाम गिरफ्तार हुआ है वो दोस्त है, और गोरखपुर में जिस दिन ये घटना हुई उस दिन अहमद मुर्तजा और उसके दोस्त इमाम की सहारनपुर से बातचीत भी हुई थी। तो फिलहाल आज तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अहमद मुर्तजा को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आखिर उसका ब्रेन वॉश करने वाला कौन था? आखिर उसने क्या इस्लाम यही तालीम देता है कि आप हत्या करके धर्म की रक्षा करो? फिलहाल तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और तमाम मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ देशबंधु दीक्षित जी हैं, बीजेपी से हैं। निशान ठाकुर जी समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, कल भी हमारे साथ इसी मुद्दे पर जुड़े थे। और सैयद अल मेहंदी हमारे साथ अध्यक्ष अल बकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मौजूद हैं। सैयद अल मेहंदी साहब, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं कि आखिर मुर्तजा को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसने, क्या इस्लाम इसी चीज की तालीम देता है कि आप हत्या करके धर्म की रक्षा करो? सभी मेहमानों को नमस्कार, आदाब जी। देखिए, इस्लाम इस तरह की शिक्षा बिल्कुल नहीं देता। इस्लाम पहला ऐसा मजहब है जो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात करता है, लेकिन हर चीज के दो अर्थ होते हैं, कोई निगेटिव लेता है, कोई पॉजिटिव लेता है। मुर्तजा एक बीमार इंसान है, और अगर जो सेहतमंद इंसान भी, सही सलामत इंसान भी ये काम करता है तो जाहिर है वो गलत करता है, और हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं। और हमें प्रशासन पे और न्याय पे पूरा भरोसा है। अगर जो उसने किसी साजिश को लेकर ये काम किया है तो गलत किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अब तो कबूलनामा आ गया, सुरक्षा मेहंदी साहब, कबूलनामा आ गया, उसको सजा मिलनी चाहिए। कोई भी हो, हिंदुस्तान के कानून को धर्म भ्रम करने की कोई भी कोशिश करेगा, उसको सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं और आईएसआईएस संपर्क में रहते हैं? चलिए लौटेंगे आपके पास, लेकिन देशबंधु दीक्षित जी, आखिर ऐसे और कितने मुर्तजा पनप रहे हैं? बहुत नमस्कार जी। नमस्कार। इतने पनप रहे हैं इस पर तो जवाब नहीं देना चाहता हूं, लेकिन ये जो घटना हुई है कि मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल पर घोर निंदा करता हूं। और देखिए, ये मानसिकता ही है, और ये मानसिकता ही इस प्रकार का घृणित कार्य आदमी कर सकता है। अभी तक हम विपक्ष हमारे ऊपर आरोप लगाता था कि हम हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलते हैं, तो हमें अपने हिंदुत्व पर गर्व है, हमें अपने सनातन संस्कृति पर गर्व है। लेकिन इनकी मानसिकता का परिचय देख लीजिए। इतनी घृणित घटना, और भी गोरखनाथ जैसे पीठाधीश्वर मंदिर के अंदर हो जाना। पार्टी ने ये घटना करवाई है क्या? देखिए प्रिवर जी, मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया और न मैंने किसी धर्म पर आप पर टिप्पणी की, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे कृत्य करते हैं जिससे संपूर्ण जाति बिरादरी बदनाम होती है। न मैंने प्रिवर जी देखिए समाजवादी पर आरोप लगाया,
और न मैंने मुस्लिम समुदाय से। लेकिन कुछ एक ऐसे लोग हैं बर्बर जो ऐसे घृणित कार्य करते हैं जिसके जरिए पूरी की पूरी जाति जो है बदनाम होती। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, आपने देखा इस जाति के असंख्य लोग जो हैं बहुत बुरी से बुरी चीज, चाहे संसद पे आपने हमला देखा होगा, इससे पहले संसद में भी हमला आया। एक जाति विशेष का हमेशा इंडिकेटर ये शो करता है कि इनकी मानसिकता हमेशा विकृत है, और एक विकृत मानसिकता से न किसी पार्टी को जोड़ा जा सकता है और न किसी जाति विशेष को जोड़ा जा सकता है। कुछ लोग होते हैं, जैसे कहता हूँ, एक कहावत आपने सुनी होगी, एक मछली सारे तालाब। तो इस समय रोजे का दिन है, सभी मुस्लिम भाइयों को भी मैं सलाम करता हूँ, सबके जात धर्म की इज्जत होती है। लेकिन कुछ एक लोग हैं जिनके कारण जो होता है ये पूरी की पूरी बिरादरी बर्बाद होती है और बदनाम होती है। चाहे कोई जाति विशेष हो, उस पर टिप्पणी यह एक घृणित कार्य है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, और जो भी इसके लिए दोषी हो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। सही साहब, आऊंगा आपके पास, लेकिन एक कमेंट लेते हैं निशान ठाकुर साहब से, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। निशान ठाकुर साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी निशान ठाकुर साहब, ये मुद्दा राजनीति का तो है ही नहीं, बिल्कुल ये तो आतंक से जुड़ा हुआ मुद्दा है पूरी तरीके से। लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी ने कल जान फूंक दी है, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर हमला किया था। आपकी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमला किया था कल। उन्होंने कहा था कि बीजेपी इस मसले को पूरी तरीके से बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत कर रही है, जबकि वो तो मानसिक तौर पर विक्षिप्त व्यक्ति है। तो ये जांच मेडिकल टीम को करने दीजिए, या अखिलेश यादव जी ने इसका भी डिप्लोमा कर रखा है क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश या भारत के सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि जैसी अभी भाई बड़े सैयद जी ने बताया कि वो उसकी मानसिक संतुलन खराब है, या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, जो भी है, अगर उसकी मानसिक संतुलन खराब होता तो एयरपोर्ट अभी कुछ ही समय में जांच में पाया है कि इसलिए एयरपोर्ट इसने फ्लाइट से एक यात्रा करी है, ठीक है। लेकिन सब ये सब जांच के विषय है, और भारतीय जनता पार्टी हो या हिंदुत्व की बात करते हैं या मुस्लिम की किसी की बात करें, इन मुद्दों पर जो है जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। इसने जिस तरीके से मंदिर में घटना की है, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है। क्यों मांग? इसलिए करती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जवाबदेही में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही इसलिए है क्योंकि वो सरकार में है। समाजवादी पार्टी को जनता का संघर्ष के लिए आदर्श प्राप्त हुआ है तो वो संघर्ष करेगी, लेकिन ये जांच का विषय है और जल्द से जल्द जांच होकर इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। चलिए देशबंधु जी लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच सैयद साहब कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। ये एक यकीनन देश के कानून का सवाल है कि उसका मानसिक संतुलन पूर्ण रूप से खराब है। और भारत उत्तर प्रदेश सरकार की जांच टीम ने, एक मिनट मेरी बात रखने दीजिए ना, आप मेरी बात रखने दीजिए, फिर आप अपनी बात का जवाब दीजिए। कि इसमें ये कहा, अगर इसका मानसिक संतुलन संपूर्ण रूप से खराब होता तो जांच में IS से जुड़ने के इनके लक्षण पाए जा रहे हैं, पर प्रूफ मिल रहा है। और दूसरी चीज प्रूफ मिला, ये हवाई यात्रा इन्होंने की है, एक अधिकारी के लिए जॉब का इंटरव्यू दिया है, तो इस बात से तो साफ होता है। और मैं सराहना करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, और उम्मीद करता हूँ कि कानून व्यवस्था बेहतर हो, क्योंकि इन्होंने ही जांच में पाया जा रहा है कि इसका मानसिक संतुलन खराब नहीं है। और फिर दोबारा से मांग की जाएगी आपकी बात को काटते हुए कि आप कह रहे हैं कि इसका मानसिक संतुलन खराब है। मानसिक संतुलन खराब नहीं है, बस हमारी तरफ से जांच में जल्दबाजी होगी, और जल्दबाजी होकर के इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। चलिए बात तब होगी जब मैं कहूँ तो आप सुने और आप कहें तो मैं सुनूं। आप न मेरी बात को काटें ना मैं आपकी बात को काटूं, वरना चलिए वो रूल और नियम कानून तय करने के लिए मैं बैठा हूं, किसको क्या बोलना है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो संपूर्ण रूप से मानसिक रोगी है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा वो रोगी है, और मैंने ये भी कहा कि अच्छा इंसान भी ये काम करता है तो वो भी निंदा के लायक है, उसकी भी निंदा की जा सकती है, बिल्कुल होनी चाहिए। मुस्लिम बिरादरी को मुस्लिम बिरादरी को उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए, बल्कि किसी को नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अभी हमारे माननीय नेताजी ने कहा कि एक ही जाति की तरफ से ये होता है,
अब हिंदुस्तान दुनिया का सबसे प्यारा मुल्क है। जो चीज अच्छी होती है उसके चाहने वाले भी उतने ही होते हैं और उसके दुश्मन भी उतने ही होते हैं। पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को उसमें क्यों जोड़ा जाता है? ISI की तरफ से कोई हमला होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का नाम क्यों लिया जाता है? अफगानिस्तान की तरफ से हरकत होती है तो फिर भी हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क के लिए है उतना ही वफादार है जितनी कोई दूसरी जाति है, बल्कि मैं ये दावा कर सकता हूं कि उससे कहीं ज्यादा वफादार है। बिल्कुल मेहदी साहब जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए जी, बहुत अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल देशबंधु जी। नहीं, कानून व्यवस्था के नाम पर हमारे आदरणीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस नीति जो है वो आपने देखा था, सरकार 1.0 में भी है, 2.0 में। और जैसा कि अभी मेरे विश्लेषक महोदय कह रहे थे, चाहे पाकिस्तान का हमला हो चाहे अफगानिस्तान का हमला हो, देखिए देश से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। मैंने किसी जाति विशेष पर ध्यान दी, लेकिन आपने देखा हमने भी यही कहा है, देश सर्वोपरि है, सबसे पहले देश है, पहले उसके बाद देशवासी। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं आपकी बात करूं। देखिए, देश की सुरक्षा पर जब भी मुद्दा आएगा, चाहे वो जाति धर्म की बात हो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, देश से बड़ा कोई नहीं है। और जो आप अभी मेरे मित्र ने कहा, यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है जो मानसिक विक्षिप्तता बता रहे हैं। अगर एक मानसिक विक्षिप्त आदमी एरोप्लेन से यात्रा कर रहा है तो इसका मतलब वो मानसिक रूप से पूरी दृष्टि है। और जो हमारे समाजवादी मित्र ने कहा कि यह एक जांच का विषय है और हमारी सरकार, जांच एजेंसियां जो है पूरी तरह लगी हुई हैं और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और इस कृत्य में जो भी शामिल है। देशबंधु जी आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ये है, देशबंधु जी कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करेगी। आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ये है कि आखिर आपकी ये जो तमाम जांच एजेंसियां हैं, ये तभी क्यों सक्रिय होती हैं जब ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जाता है? प्रियव्रत जी, हमारी जांच एजेंसियों बहुत सक्रिय हैं। देखिए, कोई भी घटना घटित हो जाती है, अब ये देखिए कहीं भी इस टाइप के मानसिक विक्षिप्त या आतंकवाद ये लोग पनपते हैं तो हमारी जांच एजेंसियां नहीं, आपको क्या पता है कि 8 लाख रुपए उसने ISIS को फंड किया था? आपकी जानकारी में है ये बात? नहीं, नेपाल के जरिए उसने 8 लाख के आसपास रुपए उसने खुद कबूला है कि और बैंक ट्रांसफर से पता चला है कि नेपाल के जरिए ISIS को 8 लाख रुपए भेजे गए थे। क्या ISIS को जो रुपए भेजे गए, इससे पहले जांच एजेंसियां अगर जांच बैठाती तो ये घटना नहीं होती जिस तरीके से पुलिसकर्मी घायल हुए। और अगर वहां पर पुलिसकर्मी सक्रिय ना होते तो आज बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। क्या जो ये तमाम जांच एजेंसियां हैं जो मोटी सैलरी लेती हैं, हैंडसम सैलरी लेती हैं, क्या ये इसीलिए है कि कोई घटना को अंजाम दे दिया जाए और उसके बाद ये उस पर लिपापोती करें या खानापूर्ति करें? क्या इससे पहले तमाम आतंकी गतिविधियां चलती रहती हैं देश में, इस पर जांच नहीं बिठानी चाहिए? देखिए, जो जांच का विषय है जी बिल्कुल इतना उचित नहीं समझता। और रही बात जांच हमारी एजेंसियों की, हमें अपने शीर्ष अदालतों पर पूरा भरोसा है और जो जांच अधिकारी है उस पर निष्पक्षता से जांच हो रही है। और जो सच दूध का दूध, पानी का पानी, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री ये दोनों के प्रियोरिटी पे रहा। और आप ये देश की सुरक्षा के साथ, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, कोई खिलवाड़ करेगा तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमें अपने अधिकारियों पे, अपने जांच एजेंसियों पे पूरा भरोसा है। और आपने जो बात कहा, ये अपना काम पूरी ईमानदारी से है। जो जांच का विषय है वो होगा और जो भी दोषी हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मैं आपको आश्वस्त कराना। बिल्कुल, जांच का विषय है और साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी साथ ही। लेकिन जो चीजें सामने आई हैं वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर हैं कि आखिर इतनी तमाम आतंकी गतिविधियां चलती रहती हैं और जांच एजेंसियां सोती रहती हैं। 8 लाख रुपए फंड कर दिए जाते हैं ISIS को, कनाडा जाने की तैयारी में था।
ये इन्होंने 2 दिन में पता कर लिया, लेकिन उससे पहले इन्हें कुछ नहीं पता कर बात सके। नहीं है। बिल्कुल ठाकुर साहब बात रखिए अपनी। कानून व्यवस्था की बात हो, उत्तर प्रदेश की कानून की व्यवस्था हो या भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी राज्य की बात हो, मैं बात इस घटना से जोड़ते हुए भी करूंगा। क्यों? क्योंकि आप कहीं का भी उठा लीजिए, अगर बात बुलडोजर की करेंगे तो जायज लोगों पर जो नाजायज तरीके से गरीबी से त्रसित नोएडा में आप देख लीजिए। लेकिन अगर बात जात एजेंसी की करो तो ये सब एक छलावा दिखावा है। अगर जात एजेंसी की होती, पुलिस एक्टिवेट होती तो ये मंदिर मस्जिद जैसी घटना ट्रक होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन बात अगर सब जांच की होगी तो खुद कहीं भी आप देख लीजिए, जब जांच विषय के नाम पर ये छलावा करते हैं, जितने बड़ा नेता होता है बड़ा झूठ बोलता है, जितना छोटा नेता होता है झूठ बोलता है। लेकिन अगर ऐसे मंदिर मस्जिद जैसे स्थान पर भी घटना होने लगी अपराधी आतंकवादी घटना, तो इसका जवाब नहीं कौन होगा? सत्ताधारी पार्टी होगी, समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है कि उत्तर प्रदेश या समाजवादी मीडिया के साथियों को देख लीजिए, बिना कपड़ों के नंगा घुमाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्रिकेट किया गया कि मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश शासित राज्य में, लेकिन ठीक है, मैं मांग करता हूँ समाजवादी पार्टी मांग करती है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हो, गरीबी हो, कहाँ चले जाते हैं आप? मुद्दा क्या है? मुद्दा मुर्तजा है और आप लोगों ने अपने अलग अलग डबली अलग अलग राग अलापने शुरू कर दिए। कैसी बात करते हैं? अभी आप निशान ठाकुर साहब, आप कानून व्यवस्था पर बात कर रहे थे, अभी कुछ मैं कह दूंगा आपको मिर्ची लग जाएगी। और कानून व्यवस्था पे काफी कुछ रिसर्च है मेरी और काफी कुछ हमने 2012-2017 का भी कार्यकाल देखा। इतना पुराना तो नहीं हूं, लेकिन हाँ 2012-2017 का भी देखा और 17 से 22 का भी देखा। सारी चीजें मेरी आंखों के सामने से गुजरी हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो उत्तर प्रदेश की तमाम सारी चीजें मेरी आंखों के सामने से गुजरी हैं। 2012 में जब अखिलेश यादव सीएम बने थे और 17 में जब योगी बने हैं और 22 में भी जब योगी बने, तमाम चीजें मैंने देखी हैं। ठीक है, तो अभी जो मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है सैयद साहब जी जी, बात रखिए अपनी। समाजवादी पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस, एक दूसरे के ऊपर इनका काम है आरोप प्रत्यारोप। इनके दौर में कोई काम होगा तो ये बीजेपी को कोसेंगे, बीजेपी के टाइम में काम होगा तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। लेकिन समाजवादी पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ एक ही फर्क है, बाबा जी का बुलडोजर सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे एक्टिव होता है। लोगों के बीच में तभी चर्चा आती है बुलडोजर की। 2 दिन में मुर्तुजा की सारी आपराधिक गतिविधियां इन्होंने पता कर ली, लेकिन उससे पहले वो क्या करता था क्या नहीं करता था इनके पकड़ में नहीं आया। एक बीमार इंसान इनके पकड़ में नहीं आया। चालाक और होशियार अपराधी इनके पकड़ में कैसे आएगा? क्या यही शासन है? क्या यही प्रशासन है? जयशवंत जी जवाब दीजिए। आपने तुलना की, आप एक जमीनी पत्रकार हैं और बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं प्रियव्रत। आपने जमीन में भी देखा और आपने देखा 2012 से 2017 में 1000 से ज्यादा दंगे इसी उत्तर प्रदेश में हुए। 17 से 22 की भी आपने सरकार देखी, एक भी बड़ा दंगा हमारी सरकार में नहीं। और जो आपने शासन दंगा होता है जयशवंत जी, छोटा हो या बड़ा हो उसमें क्या है? जीवटता और कर्मठता का ही प्रमाण है। मिठाई तो बांटी नहीं जाती कि एक किसी को 2 लड्डू मिल गए, किसी को 4 लड्डू मिल गए, जिसमें 4 मिल गए वो बड़ा दंगा हो गया, जिसमें 2 मिल गए वो छोटा दंगा हो गया। जी देखिए, लड्डू की बात नहीं। अरे नेताजी आए दिन मोबिलिटी लोगों को घेर घेर के मारा जा रहा है, आए दिन लोगों को बताना चाहता हूँ मारा जा रहा है। 5 वर्ष हमारे मुख्यमंत्री ने शासन चलाया है। 10-20 लोग रोज मारे जाए, 500-700 घर रोज फूके जाए, उसी को दंगा मानते हैं आप हाथ गाते हैं। आपने देखा होगा हमारा शासन इतना दुरुस्त रहा, गुंडे माफिया या तो जेल के अंदर है या के पास आंकड़े हैं, और आपने के आधार पर जांच करा ली जाए। सभी चैनलों के पास आंकड़े हैं, सभी जनता के पास आंकड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कितने हुए दंगे, कितने दंगे नहीं हुए। लेकिन जिसे अगर बात ये मंदिर के हुई घटना की देखी जाए तो इसकी जो है सिर्फ इसकी जल्द से जल्द जांच और कड़ी से कड़ी इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर दंगा की बात की जाएगी तो चैनलों के माध्यम से, न्यूज पोर्टलों के माध्यम से आए हैं आंकड़े की किस सरकार में दंगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के में नहीं हुए। लेकिन बात सिर्फ इसी मुद्दे की है। आज मुद्दा वो नहीं है, आज डिबेट का विषय वो नहीं है कि 2012-2017 में कैसा कार्यकाल रहा,
कैसा अखिलेश जी ने सरकार चलाई, कैसी योगी जी ने सरकार चलाई, मैं आज उस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा और ना मैं उसको लेकर कोई आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। मेरे पास बहुत आंकड़े हैं, ठीक है निशांत ठाकुर साहब, आपके भी आंकड़े मेरे पास हैं और देशबंधु जी आपके भी आंकड़े मेरे पास हैं, लेकिन आज मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा। आज मुद्दा यह है कि देश से सुरक्षा को लेकर आज ये मुद्दा है कि आखिर ऐसे मुर्तजा और कितने पनप रहे हैं अंदर ही अंदर, जो देश को खोखला कर रहे हैं, जो आईएसआईएस से सीधे संपर्क में हैं और आईएसआईएस से संपर्क होने के साथ साथ उनको मजबूत कर रहे हैं और देश को खोखला कर रहे हैं। आखिर इनका ब्रेन वॉश जो है वो हो रहा है और ब्रेन वॉश वो और भी लोग अपने साथ जोड़ रहा था। मुर्तजा, सिर्फ मुर्तजा अकेला मुर्तजा नहीं था, मुर्तजा अपने साथ और भी तमाम फौज तैयार कर रहा था जो आगे चल के देश के लिए कहीं ना कहीं घातक होता। सैयद साहब ऐसा ही है ना? देखिए ऐसा है कि हर इंसान के कुछ तो दोस्त होते हैं, हाँ। उसके भी दोस्त है, वो अपराधी है, उसके भी दोस्त अपराधी भी होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे सामने बैठे हैं और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस वक्त हमारे सामने बैठकर। इनको ये हमें आश्वासन, मैं हैरान हूँ, मुझे हैरान है इस बात से कि ये इन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि हमारी सरकार कोशिश करेगी आगे से ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे, अपराधियों को नहीं पनपने देंगे। अपराध की जहाँ बात आती है भारतीय जनता पार्टी फौरन दंगों की बात करती है। अरे भाई 2000, 3000, 500 लोग रोज मारे जाएंगे, 10-20 हजार घर फूकेंगे, उसी को दंगा कहते हैं क्या? लाखों लोग बेघर होंगे, उसी को दंगा कहते हैं क्या? एक आदमी की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आपकी बनती है क्योंकि आप इस वक्त सरकार में हैं। जिन हमारे पीएससी के जवानों को घाव लगा, जो हमारे पीएससी के जवान वहाँ घायल हुए, उनके प्रति भी संवेदना आपको बनती है, आपको कहना चाहिए, पूरी आपके ऊपर तरीके से जिम्मेदारी संवेदना है। बनती है। आज वही है जो जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम देने से रोका है, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर कहीं ना कहीं मुर्तजा जैसे आरोपी को, मुर्तजा जैसे मास्टरमाइंड आरोपी को, आतंकवादी को पूरी तरीके से नाकामयाब किया है उसकी आतंकी मंसूबों को। लेकिन मुर्तजा का जो लैपटॉप है, जो उसमें वीडियो मिले हैं, उसमें जाकिर नायक का वीडियो सामने आया है। सैयद साहब और देशबंधु साहब, जाकिर नायक एक ऐसा श्राप था हिंदुस्तान के लिए जिसको इस मामले में मैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री जी जो है हमारे, उनकी सराहना करना चाहूंगा। उन्होंने जाकिर नायक को यहाँ से उखाड़ फेंका। जाकिर नायक जैसे लोग हमें बिल्कुल हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में हमें बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल पूरी तरीके से। और मुझे लग रहा है कि मुस्लिमों को उसका पूरी तरीके से उसको विरोध करना चाहिए। और पूरी तरीके से मुस्लिमों को भटका रहा था, वो मुस्लिमों को भटका रहा था। भटका नहीं रहा था, उसको भटकाना नहीं कहते हैं सैयद साहब, उसको भटकाना नहीं कहते हैं, वो इस्लाम के बारे में जानता नहीं था, बिल्कुल उसको भटकाना नहीं कहते हैं, उसको भड़काना कहते हैं। नहीं, भड़काने में और भटकाने में थोड़ा फर्क है। नहीं, मैं भड़काना कहता हूं उसको। नहीं, आप कहते हैं, आप कह सकते हैं, आप आजाद है, हिंदुस्तान हमारा मुल्क आजाद है, आप अपने विचार रख सकते हैं। मैंने कहा शुरू में कि हर चीज के दो मानी होते हैं, कोई उसको पॉजिटिव लेता है, कोई उसको निगेटिव लेता है। भटकाना एक लफ्ज ये है कि अच्छे इंसान को भटकाया जाता है, वही हुआ मुर्तजा के साथ। खराब इंसान को भड़काया जाता है। वरना एक केमिकल इंजीनियर आखिर आईएसआईएस के साथ कैसे कनेक्शन में आ सकता है? वो भड़काना ही होता है। जाकिर नायक के वीडियोस देख के उसने आईएसआईएस ज्वाइन करने की सोची थी, 8 लाख रुपए फंड कर दिया है आईएसआईएस को। इसीलिए मैं भड़काना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। आप प्रयोग कीजिए, आपको आप आजाद हैं। आप कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे हैं मुर्तजा को भटकाने को लेकर। नहीं, आप उस मुद्दे को कमजोर कर रहे हैं सैयद साहब। मैंने आपसे पहले ही कहा मुर्तजा गुनहगार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम ऐसे किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं करते। मोहम्मद अली जौहर ने अपने एक बयान में कहा था कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन अगर जो मेरे देश की आन बान शान पे कोई फर्क पड़ता है तो मैं सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तान किसी भी इंसान का वतन सर्वोपरि है, सबसे ऊपर इंसान की इंसानियत है, उसके बाद उसका वतन है, उसके बाद मजहब है। मजहब पहली चीज नहीं है, मजहब तो बहुत बात की चीज है। बिल्कुल, बहुत एक इंसान मजहबी है और इंसान को इंसान होना चाहिए और उसके बाद अपने देश के लिए अगर मौका पड़े तो कुर्बान होना चाहिए। बिल्कुल कुर्बान होना चाहिए। उसके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि देश के ऊपर कोई वक्त पड़ता है तो वो उसके ऊपर अपनी औलाद, अपना माल, अपनी दौलत सब कुर्बान कर देने की। लेकिन कोई चीज मायने नहीं रखती अपने वतन के लिए।
मुर्तजा जैसे लोग अपने धर्म के लिए कुर्बान होते हैं कि मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है? मुर्तजा जैसे लोग क्योंकि जाहिल हैं। जाहिल वो नहीं होता जो सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं हो। जाहिल वो होता है जिसके अंदर सलाहियत ना हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। निशान जी, बात रखिए अपनी। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए या भारत के किसी भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में देख लीजिए, आज की कानून व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लगा के बाद अभद्रता जैसे शिवराज सिंह के राज में हुई, या उत्तर प्रदेश में भी ऐसी चौथे स्तंभ के साथ कई सारी घटना हुई। ये सब दर्शाता है, आप ये मंदिर की बात या मस्जिद की बात या इस घटना से आप जोड़ते हुए देखिए या नहीं देखिए, क्योंकि इसमें ये इतनी सारी बातें हैं कि कानून व्यवस्था इतनी तरीके से चरमा रही है उत्तर प्रदेश की। इन पर दोबारा से जिस आश्वासन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा 0.2 सरकार में जो कार्य करने के प्रवक्ता इन्होंने पत्र जारी किया था, अभी तक एक भी कार्य इनमें से लागू नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था अगर उत्तर प्रदेश की राज्य की कड़ी होती तो गोरखपुर मंदिर जाते में ये हिमाकत कर नहीं पाता कि इस तरीके की कृतक घटना कर दे। इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए बहुत कम है, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक गुलाब है, इसको गुलाब बना रहना चाहिए। दंगे और फसाद ये सब धर्म के नाम पर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। धर्म को अलग हटाते हुए, चाहे हिंदू की बात हो चाहे मुस्लिम की बात हो, जो भी अगर हिंदू कोई मस्जिद में करता है अगर तो उसके साथ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मस्जिद मंदिर में जिसने किया है उसके साथ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी का सिर्फ मानना इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जनता ने विपक्ष में रहने का आदेश दिया है। विपक्ष में रहकर जनता की आवाज उठाने के लिए पूरा हक है, और शायद जनता ने आपको इसीलिए जनादेश में देके विपक्ष में रखा है। और अखिलेश यादव ने जो पूरी तरीके से फैसला किया है विधानसभा में रहने का, लोकसभा से इस्तीफा देने का, यह पूरी तरीके से मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि जनता ने करेल से जिस तरीके से भरोसा जताया है पूरी तरीके से। बिल्कुल, बात रखिए अपनी निशान जी। उत्तर प्रदेश की जनता ने संघर्ष का रास्ता, संघर्ष का आदेश समाजवादी पार्टी को जारी किया है, आदेश दिया है कि आप संघर्ष में रहकर जनता की आवाज उठाइए। इतना बुलंद विपक्ष में रहकर विधायकों की संख्या बढ़ाई, वोटिंग पोल बढ़ाया, क्यों? उन्हें विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी का कुनीतियों वाला बड़कावा रख सोचा जा सकता है। ये सब बातें, ये राजनीति विषय इनका हटा दीजिए। अगर इसी मुद्दे से आप इसी घटना से देखें, इसी घटना से आप देखिए तो मस्जिद हो या मंदिर हो या गिरजाघर हो, कोई भी हो, ये गुलदस्ता फूलों से भरा हुआ है, इसको एक रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मांग करता हूँ, समाजवादी पार्टी मांग करती है आज फिर कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की चरमरानी नहीं चाहिए। अगर ऐसा न होता, चरमराई की कानून व्यवस्था न होती तो इसकी हिमाकत न होती कि मंदिर जाके पवित्र स्थान पर यह घटना करने की हिमाकत कर सके या सोच सके। बिल्कुल देशबंधु जी, किसी भी प्रदेश या देश को चलाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला हो गया शासन और दूसरा हो गया राशन। देशबंधु जी, सही कह रहा हूं ना? देखिए, योगी सरकार में गठन के बाद सबसे पहला फैसला लिया गया कि राशन फ्री कर दिया गया 3 महीने के लिए, ठीक है। और दूसरा, अगर शासन की बात कर ले तो जिस दिन योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे थे उस दिन 25,000 का इनामी ढेर हुआ लखनऊ में, तो शासन वहां तक तो मजबूत नजर आया, लेकिन उसके बाद जब गोरखपुर जैसी घटना हुई तो कहीं ना कहीं चरमरा सा गया है शासन। आज हमारा देश जो है प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चारों तरफ से सुरक्षित है और देश प्रगति की राह। वही बात अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश। अभी हमारे समाजवादी मित्र कहते हैं, देखिए मैं पुरानी बातों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का भी वक्तव्य अगर आप रिकॉर्ड पुराना उठा के देखें, चाहे बच्चों हो चाहे बच्चों से गलतियां होती, इस प्रकार की मानसिकता आप रखेंगे वो चर्चा का विषय आज नहीं है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपकी बात को मैं ध्यान से सुनता हूँ समाजवादी मित्र, तो मेरे को भी पूरी बात कह लें। अगर बीच में बाकी करेंगे तो मैं आज से डिबेट में नहीं आऊंगा। आपकी बात को ध्यान दीजिए, शालीनता और संस्कार होता है। आपकी बात को ध्यान मैंने सुना, तो मेरी बात को भी आप 1 मिनट दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। बिल्कुल देशबंधु जी, बात रखिए। होता है और अनुशासन का बात रखिए देशबंधु जी। नहीं प्रियव्रत जी, मैंने कहा धार्मिक उन्माद हो चाहे धार्मिक कट्टरता हो, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो,
चाहे आपने कहा राशन की अभी बात की, वो सारी जिम्मेदारियां हमारे श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जो है पूरी तत्परता से निभा रहे हैं। और आप जान लीजिए कोई ऐसी आसुरी शक्तियां न हो। जहां तक मंदिर की बात हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, उसके प्रतिबद्ध हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां है वहां वहां कानून व्यवस्था अन्य राज्यों की तुलना में, अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में आप कंपेयर कर लेंगे तो बहुत अच्छी। और दूसरी बात जो मैं कहूंगा, देश की सुरक्षा और प्रदेश की सुरक्षा के साथ किसी को भी हथकार नहीं, चाहे मुर्तजा हो चाहे जाकिर हुसैन हो। और जो ये शक्तियां बार बार मुंह उठाएंगी तो हमारी सरकार इनका दमन करने में बहुत सक्षम है, चाहे हमें उसके लिए अनेकों बार फैसले कठोर से कठोर लेने पड़े। और ये जो मंदिर के अंदर घृणित करते हुई देखिए जांच हो रही है, शीघ्र जो कोई भी दोषी पाया जाएगा देखिएगा उसके खिलाफ हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन देशबंधु जी, सवाल एक और मेरा है कि आखिर जिस तरीके से शहजुल इस्लाम एक समाजवादी पार्टी के विधायक है बरेली से, उन्होंने एक विवादित बयान दिया था और ये घटना 3 अप्रैल के आसपास की है। 7 अप्रैल को उनके पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला दिया गया। कल की बात है। आखिर मुर्तजा के घर पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? श्रीवर जी, आपने बहुत अच्छा घटना का उल्लेख किया। नहीं, उल्लेख करने का मेरा सीधा सा मतलब ये था कि आखिर मुर्तजा के घर पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 30 सेकंड दीजिए। आप मीडिया के जानकार हैं, आप साक्ष्य निकाल लीजिए। जिस पेट्रोल टंकी पर छापा पड़ा गया, क्या वो पेट्रोल पंप लीगल था? वो अनलीगल था, अवैध जमीन पूरी तरीके से मैं समर्थन करता हूं कि अगर इलीगल था उस पर पूरी तरीके से बुलडोजर चला तो मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। क्या जानकारी भी आपके पास होगी, आपने इस पर उल्लेख नहीं किया, जो गलत है। अवैध तरीकों से जो भी जमीनें की गई, एक घटना नहीं है ऐसी, आपने देखा बहुतेरी घटना है। पूरी तरीके से शामली, मुजफ्फरनगर, तमाम जगह योगी जी का बुलडोजर इस समय गरज रहा है। पूरी तरीके से समर्थन करता हूं कि जिस अवैध भूमि पर कब्जा किया गया, अवैध तरीके से उस पर माफिया संरक्षण दे रहे थे, माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा था, उस पर अगर बुलडोजर चल रहा है तो उसमें कुरेज क्या है? मैं पूरी तरीके से उस चीज को समर्थन करता हूं। लेकिन आखिर अभी तक मुर्तजा के घर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, मैंने कहा ना, जांच का विषय है, जांच हो रही है। ठीक है, जांच में तमाम चीजें उसने कबूल ली है ना। कोई भी दोषी होगा आपको बता दे। या एक उत्तर प्रदेश का, मैं इस घटना की घोर से घोर निंदा करता हूं। और इस निंदा करने से देशबंधु जी, निंदा तो आप निंदा कर रहे हैं। और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं प्रेमत जी, हमारी सरकार, हमारी जांच एजेंसियां शीघ्र से जो कोई भी दोषी होगा उसको पकड़ कर और कठोरतम से कठोरतम सजा दिलाई जाएगी और कोई बचेगा नहीं। और किसी को देश की सुरक्षा, उम्मीद भी यही की जा रही है, करने का किसी को हक नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। देखिए देश, अभी आपने कहा हमारा देश हमेशा वसुधैव कुटुंबकम इस नीति पर विश्वास करता है। और ये पूरा देश एक परिवार के समान है। चाहे कोई, यहाँ सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और अपने अपने त्योहारों को, अपने अपने देवताओं को अपने अपने तरीके से पूजते हैं। देखिए, लेकिन इसके लिए यह नहीं है किसी को भी स्वतंत्रता मिल गई है कि वो धार्मिक उन्माद फैलाए या धार्मिक कट्टरता के नाम में देश को असहिष्णु करे या अस्थिरता फैलाए। बिल्कुल देशबंधु जी, लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल देशबंधु जी, सैयद साहब बात रखिए अपनी। अपराधी को सजा देना ये तो हर गवर्नमेंट करती है। बात ये नहीं है कि आपने अपराधी की सजा दी तो बहुत बड़ा काम किया। बात ये है अपराध को कैसे रोका जाए, अपराध पे कैसे अंकुश लगाया जाए। आप कहते हैं वो इलीगल था, ठीक है, आपने कार्रवाई की, बहुत अच्छा किया, तो सभी करते हैं। अपराधी को सजा तो सभी लोग देते हैं, सभी पार्टियां देती हैं। लेकिन आपने अभी तक एक बार भी ये नहीं कहा, मैं दूसरी बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ऐसे काम नहीं होने देगी। अपराधियों की खैर नहीं है। ये सिर्फ आपको इलेक्शन के टाइम में सिर्फ याद आता है। आप ये निर्णय, आप ये कहें आज मीडिया के, मतलब चैनल के माध्यम से, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी इस तरह के काम नहीं होने देगी। अपराध होने के बाद आपको पता चलता है कि इतना अपराध किया, इसको सजा होनी चाहिए, इसके घर से बुलडोजर चलना चाहिए। चलिए देशबंधु जी, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए सैयद जी ने जो कहा, अपराध, देखिए अपराध मानसिकता का कोई संचायक नहीं होता है। और अपराधी किस समय अपराध कर देगा यह भी कोई निश्चित नहीं है।
लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारी शीर्ष अदालत में हमारी जांच एजेंसियां इतनी सक्षम है, तो कोई भी हो अपराध करके कोई बच नहीं सकता है। या भी आपने देखा होगा, चाहे कोई कितना बड़ा अपराधी चालाक हो, चाहे कितना भी बड़ा चतुरता हो, कहीं न कहीं वो कुछ न कुछ गलतियां छोड़ जाता है। और हमारी शीर्षस्थ जो है अधिकारी और शीर्ष अदालतों पर विश्वास रखिए। मैंने आप लोगों को कहा है, शीघ्र से शीघ्र इस पर कार्रवाई होगी और जो भी कोई दोषी हो, जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा, उसके ऊपर हमारी सरकार कठोर से कठोर करवाई जाएगी। देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, देश पहले है, सर्वप्रथम देश है, उसके बाद हम हैं, और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, चाहे वो किसी जाति विशेष का हो, चाहे किसी धर्म का हो। आपको इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। और जो कोई पूरी तरीके से किसी को नहीं है, ठीक है देशबंधु जी, बिल्कुल पूरी तरीके से किसी नहीं है। और अगर ऐसी हिमाकत कोई करता भी है तो उसको कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए उसके ऊपर, कि उसके साथ पुश्तों के रूह कांप जाए और कोई भी ऐसी चीजें करने की दोबारा हिमाकत ना करे। क्यों निशांत ठाकुर साहब? होगी प्रियव्रत जी, होगी, जरूर होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश का या भारतीय जनता पार्टी के आपराधिक कानून व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र की सीरियल किलर भारतीय जनता पार्टी इसलिए कह रहा हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी की बात पक्ष न रखें निशांत जी, आप अपनी पार्टी की बात करें। आपके लोगों का जो वक्तव्य रहा अभी पिछले चुनाव में, जिस भाषा जिस नकारात्मक और भाषा शैली का आपने उपयोग किया, जनता जनार्दन ने आपको हार के रूप में उसका फल दे दिया। एक एक करके बोल लेते हैं तो सबकी बातें सबको समझ में आ जाएंगी। देशबंधु जी और निशांत जी एक एक करके बोल लेते हैं ना। धार्मिक उन्माद ऐसे ही फैलाएंगे तो बुलडोजर फिर चलेगा। याद रखिए, बुलडोजर बाबा का यह वक्तव्य है कि देश उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया एक एक करके बोल लेते हैं निशांत ठाकुर साहब और देशबंधु जी, एक एक करके बोल लेते हैं, उसके बाद सबको समझ में आ जाएगा। निशांत ठाकुर साहब पहले आप अपनी बात रख लीजिए। मैं मीडिया के माध्यम, मैं अपने निजी स्तर से या मैं अपने घर में कोई रिपोर्ट नहीं बनाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के साथी से कहना चाह रहा हूँ, मैं कोई रिपोर्टर या नहीं हूँ। ये मीडिया के माध्यम से दिखाए गए साक्ष्य हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर या भारतीय जनता, आप स्तंभ छोटे स्तंभ के साथ ऐप करता हूँ, कल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में बुलडोजर एक मजदूर के ऊपर चला दिया, मंदिर में गोरखपुर में घटना हो गई। इन सब बातों को देखते हुए सीरियल किलर जब बनती जा रही है भारतीय जनता पार्टी, इस पर रोक लगनी चाहिए। और मेरा निजी स्तर ये नहीं है, समाजवादी पार्टी को संघर्ष में रहने के लिए अभी तक के डिबेट की चर्चा का विषय कर लिया जाए तो आपने मुर्तजा का जिक्र कहीं नहीं किया। आप बीजेपी पर तमाम आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन आपने अगर पिछले 45 मिनट की बात कर लें तो आपने मुर्तजा को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेरते हुए नहीं नजर आए। तमाम बाकी मुद्दों से आप पूरी तरीके से तमाम मुद्दे उठाते रहते हैं, लेकिन मुर्तजा का आज जो मुद्दा है, जो चर्चा का विषय है, उस पर आपने बीजेपी से सवाल नहीं किए। आप तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठा रहे हैं। चलिए फिलहाल देशबंधु जी जवाब दीजिए इन सभी चीजों का। मंदिर से जुड़ा सवाल, मंदिर से हुई घटना में मंदिर से मैं क्या बताऊं, बताओ मैं किसी व्यक्ति का मुंह अपने शब्दों से क्यों ना लूं? उसमें गंदा क्या है, गलत क्या है, तो जगह मिलनी चाहिए। अभी कहा इन्होंने एक बार भी मुर्तजा, चाहे एक मुर्तजा हो चाहे असंख्य मुर्तजा हो, हमारी सरकार सक्षम है। और याद रखिए, आपने एक बार भी, आपका यही सॉफ्ट और यही नकारात्मक मानसिकता रही कि आज अब जनता आपके विपक्ष में बैठे हैं। और याद रखिए, देश या प्रदेश की सुरक्षा के साथ कोई भी कोताही करे ये बर्दाश्त नहीं होगा। और आप याद रखिएगा, हमारी डबल इंजन की सरकार सक्षम है देश और प्रदेश की सुरक्षा की दृष्टि से। और यहाँ लोगों की सुरक्षा और लोगों के साथ जो है मीडिया के साथियों को, भारत के छोटे स्तंभ के साथियों के साथ अभद्रता देखिए। और अगर यही नकारात्मक पूरी तरीके से कहीं ना कहीं वो जो अभद्रता हुई है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। देशबंधु जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जो घटना हुई है वो पूरी तरीके से निंदनीय है। इसका निशांत ठाकुर साहब ने मुद्दा जो उठाया है काफ़ी अहम मुद्दा है। और मीडिया के साथ जिस तरीके से ये जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं शर्मनाक भी है कि आखिर ऐसे पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार में, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, जो अर्धनग्न अवस्था में किसी को भी ले आते हैं। देशबंधु जी, क्या ये शर्मनाक घटना नहीं है? मैं एएनबी चैनल की बात को आगे बढ़ाते हुए
एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए, मैं बिल्कुल इस बात अगर जांच में ये बात आई है कि उनके पास पत्रकारिता का सर्टिफिकेट नहीं था, तो वो यूट्यूब के माध्यम से उनके खिलाफ खड़े होकर आवाज तो उठा रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में साबित कर दिया है कि वो अपने अनुसार दबाव में लेकर सभी से काम कराना चाहती है। जो कोई भी दोषी हो, देखिए अपराध की कोई मानसिकता नहीं है और न अपराध का कोई पक्ष, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी अन्य गवर्नमेंट। लेकिन देशबंधु जी, कहीं ना कहीं अपराध इसलिए भी बढ़ता है कि शासन और प्रशासन दोनों ढीले होते हैं। कहीं ना कहीं इसको भी मैं जिम्मेदार मानता हूँ कि शासन और प्रशासन अगर खड़े होते हैं तो अपराधी एक नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार सोचता है अपराध करने के लिए। इसके लिए हमारे पास सीधे तौर पर एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया। नहीं, देखिए शासन और प्रशासन हमेशा जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्य का निर्वहन करता है। और रही बात अपराध की जो मानसिकता है, ऐसे पनपने वाले लोगों को मैं कहीं पक्षधर नहीं हूँ। और इसमें जो भी देश की आसुरी शक्तियां हैं जो इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त रहती, उनका एक न एक दिन अंजाम क्या होता है यह आप भी जानते हैं। और ये जो षड्यंत्र रचे जाते हैं, इनका भंडा फोड़ होता है। देखिए, पाप का घड़ा बहुत दिन तक नहीं चलता। जहाँ भी ये आपको पता ही सब चलता है जब पाप का घड़ा फूट जाता है, याद रखो पनपने देते हैं। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। पूर्व में भी हमारी सरकार, आपने चाहे देखा हो चाहे पाकिस्तान का हो, तो हमारे प्रधानमंत्री ने उसका प्रतिरोध सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में दे दिया कि हम अब वो भारत देश, आज का भारत बदल गया है और आज का भारत अपने देश। चलिए लौटेंगे देशबंधु जी, लौटेंगे। सैयद अली साहब, बात रखिए अपनी। जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब ने जैसा भी कहा कि पाप का घड़ा बहुत जल्दी फूट जाता है, ये तो एक कहावत है, सब लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन आपको पता ही तब चलता है जब भारतीय जनता पार्टी को जब पाप का घड़ा फूट जाता है, फल में फूलने देते हैं उसको पूरी तरह से। आपने 2-3 बार ये पिछले तकरीबन 49 मिनट की बातचीत में कहा कि आज आप विपक्ष में हैं। विपक्ष में होना कोई बुरी बात नहीं है, वो समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी वापसी करेगी, आपसे कम टाइम लेगी, कभी बीजेपी होती है, विपक्ष तो चलता रहता है, जनता ने जिसको जनादेश दिया उसको काम जितने करना टाइम चाहिए। तक आप विपक्ष में रहे हैं, जितने टाइम तक आप विपक्ष में रहे हैं, उससे भी कम टाइम लेगी भारतीय जनता पार्टी, ये समाजवादी पार्टी, सॉरी। लेकिन आप एक बार भी ये कह सकते हैं और आपको कहना चाहिए कि ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसकी खूबसूरती को बिगाड़ने से किसी को हक नहीं है। ये गुलदस्ता है, इसके फूलों को महकते रहने देना चाहिए। हर इंसान को हिंदुस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर मजहब के हर हिंदुस्तानी को उतनी ही आजादी है जितनी किसी दूसरे को है। इसको बिगड़ने नहीं देना चाहिए। इसकी खूबसूरती, हिंदुस्तान की खूबसूरती का राज ही यहाँ का मिलजुल के रहना है और यहाँ की तहजीब है। बिल्कुल, अगर मुर्तजा जैसे इसमें आतंकवादी पनपे हैं तो इसमें अब्दुल कलाम साहब जैसे देशभक्त भी पनपे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। निशान ठाकुर साहब, एक अपराधी की चर्चा होती है कि तो बुरे की ही ज्यादा फैलती है, खुशबू भी अपना सर दिखाती है। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान के वफादार हैं, हिंदुस्तान को अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन यकीनन उसमें से, जैसा कि पहले इन्होंने कहा था कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो जाहिर चर्चा तो होनी है और भी ये शर्मसार करते हुए नजर आते हैं मुर्तजा जैसे लोग। नहीं होगी तो लोग इससे नसीहत नहीं लेंगे। सैयद साहब, आप मानते हैं कि मुर्तजा जैसे लोग कौम को भी कहीं ना कहीं शर्मसार करते हुए नजर आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा कि हिंदुस्तान का वो मुसलमान वफादार है, लेकिन ऐसे लोग ही किसी एक मजहब को बदनाम करते हैं। और इस प्रवृत्ति के लोग, इस दिमाग के लोग, इस आइडियोलॉजी के लोग हर मजहब में पाए जाते हैं। बिल्कुल। निशान जी, बात रखिए। अगर बात इतने पुराने मुद्दे पर जा रही है तो जब भारत के अंदर गलत नीतियों के कारण या विरोध के कारण जब भारत के अंदर बंटवारा हुआ तो दूसरी तरफ एक निशान जी, आज की बात करिए, बंटवारे की बात क्या करते हैं? बंटवारे के कारणों पे अधिकार था मुस्लिमों को कि भारत से जाने का उनको अधिकार था, लेकिन वो अपने देश को प्रेम करते थे तो वो यहीं पर रुक गए। उन्हें मालूम था कि हमारा देश हमारे दिलों में है, हमारे खून में है, तो इसलिए हम भारत में रुक गए। ऐसा नहीं है कि अपराध ही सिर्फ मुस्लिम है, एक ही धर्म अपराधी है, एक ही धर्म आतंकवादी है, ऐसा नहीं है। अगर मुर्तजा जैसे अपराधी उत्तर प्रदेश में पनप रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, उत्तर प्रदेश या भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, भारत में कहीं भी हो तो इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये शर्माई हुई। निशांत जी, आप अपने राष्ट्राध्यक्ष जी का बयान भी सुन लीजिए। एक मेरी गुजारिश है आपसे, कल के अखिलेश यादव के बयान को भी सुन लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुर्तजा जो है वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त व्यक्ति है और कहीं ना कहीं, और आप उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये जांच होकर इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये मानसिक संतुलन से बीमार है तो मैंने क्या कहा, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैंने कहा कि वो ऐसे तक से बाहर आ चुके हैं कि उसने बड़ी जॉब करने के लिए इंटरव्यू किया, फ्लाइट से यात्रा करी, ऐसा दूसरे संगठनों से, आतंकवादी संगठन से जुड़ना चाहा। तो ये सब तो उत्तर प्रदेश की सराहना वाली बात है कि कानून के दायरे में होते हुए ऐसा कुछ हुआ। क्या हुआ कि कानून व्यवस्था शर्माई हुई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कड़ी से कड़ी खिलाफ, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द उसको सजा मिलनी चाहिए। आपने ये मुद्दा बुलंद किया क्या कि उसके खिलाफ आपने कोई मोर्चा खोला है क्या? समाजवादी पार्टी को अब तक तो सड़कों पर उतर जाना चाहिए कि मुर्तजा के खिलाफ कार्रवाई करो। मैं एएनबी चैनल के माध्यम या आपके माध्यम या जितने भी मीडिया साथियों के माध्यम से डिबेट पर बैठा हूँ, सभी ने कहा है कि अगर इस तरीके की हुई है कार्रवाई, इसने गलत किया है, मंदिर हो या मस्जिद हो, तो इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इतनी देरी लग रही है तो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में अभी कहीं ना कहीं ढिलाई है। चलिए देशबंधु जी, न समाजवादी मित्र जो है बात को इधर उधर से खड़ी कराते हैं। देखिए, एक बार भी उन्होंने मुर्तजा जी के प्रति इनकी सहानुभूति है, इस बात को मैं कहता हूँ। यही एक मानसिकता है नकारात्मक। तो एक बार मेरी कोई रिप्रेजेंट कर दीजिए, इनको सुना दीजिए। मैंने कहा कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अब चला दीजिए इनके बारे। एक मुर्तजा नहीं, सैकड़ों मुर्तजा पैसा हो जाएंगे, उनको उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। और आपके चैनल पे प्रियव्रत मैं आश्वस्त कराना चाहता हूँ, रही बात चौथे स्तंभ पर इन्होंने बार बार प्रश्न उठाए। आप भी एक पत्रकार हैं और आप बताइए, कभी भी हमारी उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश से भी रहने वाले, आपने उत्तर प्रदेश 2012-17 भी देखा और 17 से 22, क्या परिवर्तन नहीं हुआ? और 2014 में भी नहीं, परिवर्तन तो जनता ने दिया ना, परिवर्तन तो जनता ने दे दिया, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। और रही बात, कोई भी ऐसी हो आसुरी शक्ति, विध्वंसकारी शक्तियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। और आपने देखा इस मामले में हमारे मुख्यमंत्री जी कितने सख्त हैं कि दोषी कितनों से भी बड़ा अपराधी हो, देखिए अपराधी अपराध करके कुछ क्षण बच सकता है लेकिन वो भाग नहीं सकता है। और जो हमारे सैयद साहब को मैं बता दूं, देखिए जो उन्होंने कहा, मैंने पाप का घड़ा किस संदर्भ में कहा था, अपराधी अपराध करके कुछ क्षण के लिए भ्रमित कर सकता है लेकिन वो दोषी जो है बच नहीं सकता। चाहे वो देशबंधु जी, एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी है कि आखिर उसको अपराधी बनने ही क्यों दिया जाता है? देशबंधु जी, एक छोटा सा सवाल है कि आखिर उसको अपराधी बनने ही क्यों दिया जाता है? आरोपी के तौर पर उसको क्यों नहीं दर दबोच लिया जाता? शासन प्रशासन को इतना कड़ा होना चाहिए कि उसको आरोपी के तौर पर धर दबोच लेना चाहिए, उसके बाद उसको अपराधी घोषित करना चाहिए। प्रियव्रत जी, आप थोड़ा सा समय दिए, शीघ्र अतिशीघ्र कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं, उस पर तो कार्रवाई आप करेंगे देशबंधु जी, उस पर तो आप कार्रवाई करेंगे। भाई वो दोषी पाया जाएगा तो आप नहीं कार्रवाई करेंगे तो प्रशासन कार्रवाई करेगा, ठीक है, उच्च न्यायालय कार्रवाई करेगा, लेकिन उसको आरोपी के तौर पर क्यों नहीं धर दबोच लिया जाता? उसको अपराधी के तौर पर ही क्यों दबोचा जाता है? अगर आप आरोपी के तौर पर उसको धर दबोच ले तो कहीं ना कहीं अपराध पर जरूर अंकुश लग जाएगा। देशबंधु जी, नहीं, बिल्कुल प्रियव्रत जी, मैं आपकी बात में ही एक लाइन जोड़ना चाहूँ, चाहे कोई भी अपराधी हो, आज हमारी सरकार इतनी सक्षम है कि कोई भी अपराधी अपराध करके बच के नहीं निकल सकता है। और आतंकवादी अगर देश की सुरक्षा और प्रदेश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा तो वो बच नहीं पाएगा। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, बिल्कुल देशबंधु जी, लेकिन समय का अभाव है। सैयद साहब 10 सेकंड में अपनी बात को खत्म करिए। सैयद साहब 10 सेकंड में अपनी बात को खत्म करिए, समय का अभाव। 10 सेकंड से भी कम में अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त जो हमारी भारतीय जनता पार्टी शासन में है, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मुझे हिंदुस्तान की फिक्र है, बस
हमारी जो संस्था है अल-वसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ इंसानियत के लिए काम करती बिल्कुल है। इंसानियत के लिए ही जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि आजकल इंसानियत से बड़ा कोई धर्म रह ही नहीं गया है। सही है साहब, बिल्कुल। फिलहाल आज के इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देशबंधु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, निशांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही सैयद साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अगर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो आखिर अपराध इतना बढ़ गया है कि अब घर से निकलना भी दूभर हो गया है। लेकिन अगर मुर्तजा जैसे और भी तमाम अपराधी हैं तो आखिर पुलिस उन पर शिकंजा कसने में नाकामयाब क्यों हो रही? क्योंकि अगर मुर्तजा के कबूलनामा पर गौर किया जाए तो पिछले लगभग 2 सालों से वो ISIS के लिए फंडिंग करता था और लगभग 8 लाख रुपए उसने ISIS को फंड कर दिए। हालांकि वो अपनी पूरी फौज तैयार कर रहा था और पूरी फौज के साथ वो ISIS में शामिल होना चाहता था, और जिस तरीके से उसके परिवार वालों ने खुलासे किए कि वो कनाडा जाना चाहता था और कनाडा से सीधे संपर्क करना चाहता था ISIS के तौर पर। तो फिलहाल यूपी पुलिस और STF के साथ ATS की पूछताछ लगातार उससे जारी है, और क्या कुछ अहम खुलासे होंगे इस पूछताछ में, अभी भी कितना सस्पेंस बरकरार है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। तो आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।